पिछली इन्वेस्टिगेशन के एंड पर हम एक सवाल छोड़ कर गए थे। अगर चाइना एक सैटेलाइट को स्पेस में पकड़ सकता है तो क्या वो सिर्फ उसे मूव कर सकता है या उसे खामोशी से हमेशा के लिए डिसेबल भी कर सकता है। इसी सवाल ने पेंटागन के मिलिट्री प्लानर्स की नींद उड़ा दी थी, लेकिन रोबोटिक आर्म सिर्फ शुरुआत थी। असल खौफ उन सैटेलाइट से था जो अटैक करते हुए कभी नज़र ही नहीं आते। इसके अलावा चाइना ने माइक्रो पैरासाइट सैटेलाइट्स डिप्लॉय किए हैं जो कमर्शियल पेलोड्स के साथ स्पेस में जाते हैं, दुश्मन के कोर सैटेलाइट्स के साथ सीक्रेटली अटैच हो जाते हैं और सालों तक डोरमेंट स्टेटस में रहते हैं। बीजिंग से एक इनक्रिप्टेड कमांड आने पर वो मेन सैटेलाइट के इंटरनल प्रोसेसिंग सर्किट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP से फ्राई कर देते हैं। जबकि जिंग जियांग के कॉर्ला मिसाइल टेस्ट कॉम्प्लेक्स पर चाइना ने हाई पावर्ड केमिकल लेज़र इंस्टॉल किए हैं जो ऑर्बिट से गुजरने वाले US ऑप्टिकल स्पाई सैटेलाइट्स के अल्ट्रा सेंसिटिव IR सेंसर्स को परमानेंटली ब्लाइंड कर देते हैं। लेकिन अगर सैटेलाइट्स इतनी वल्नरेबल हैं तो फिर अमेरिका ने इस प्रॉब्लम का जवाब कैसे दिया? फरवरी 24, 2022 जब रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के बॉर्डर क्रॉस किए तो उन्होंने सबसे पहले साइबर अटैक के जरिए यूक्रेन के VSAT सैटेलाइट नेटवर्क को कम्प्लीटली ब्लैकआउट कर दिया। यूक्रेनियन कमांड एंड कंट्रोल कोलैप्स होने के करीब था। लेकिन फिर फरवरी 26 को स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने एक ट्वीट के जवाब में हज़ारों स्टारलिंक टर्मिनल यूक्रेन भेज दिए। उस दिन बीजिंग को सिर्फ यूक्रेन की मदद नज़र नहीं आई, उस दिन चाइना ने फ्यूचर की स्पेस वारफेयर डॉक्ट्राइन देख ली। स्टारलिंक ने पूरी मॉडर्न एयर वार का ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन बदल कर रख दिया। यूक्रेन के हैवी आर्टिलरी यूनिट, सरफेस सी ड्रोन्स और AI रिकोनेसेंस नेटवर्क स्टारलिंक के लो लेटेंसी मैश नेटवर्क पर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन करने लगे। बीजिंग ने इस पूरे सिनेरियो को मॉनिटर किया और चाइना मिलिट्री प्लानर्स के होश उड़ गए। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऑफिशियल रिसर्च जर्नल्स में लिखा गया, स्टारलिंक इज नॉट अ कमर्शियल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट, इट इज़ अ US मिलिट्री इंसर्कलमेंट टूल डिज़ाइन फॉर स्वैम सैटेलाइट वारफेयर। क्यों? क्योंकि US मिलिट्री के पास पहले 30 से 40 बड़े $1 ट्रिलियन स्पाई सैटेलाइट्स थे जिन्हें टारगेट करना चाइनीज़ एंटी सैटेलाइट वेपन्स के लिए आसान था। अब लो अर्थ ऑर्बिट LEO में 6000 प्लस स्टारलिंक सैटेलाइट्स का एक ऐसा रेजिलियंट वेब फैला हुआ है कि अगर चाइना 200 सैटेलाइट को तबाह भी कर दे तो नेटवर्क की रूटिंग परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इससे भी बड़ा ख़तरा है स्टार शील्ड, स्पेस एक्स का डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट इकोसिस्टम जो डायरेक्ट US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को ट्रैक कर रहा है। लेकिन सवाल ये था, अगर अमेरिका स्पेस को हज़ारों सैटेलाइट से भर सकता है तो चाइना का जवाब क्या होगा? चाइना ने कमर्शियली इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए 2 मैसिव स्टेट बैक्ड मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए। गोवांग कॉन्स्टिलेशन 13,000 सैटेलाइट्स, कियानफैन 1000 सेल्स कॉन्स्टिलेशन 15,000 सैटेलाइट जिसकी पहली ऑपरेशनल बैच अगस्त 2024 में लॉन्च की जा चुकी है। चाइना की स्ट्रैटेजी सिंपल और रुथलेस है। लो अर्थ ऑर्बिट के डेजिग्नेटेड ऑर्बिटल एल्टीट्यूड बैंड्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स पर पहले फिजिकल कब्जा करना। स्पेस अनलिमिटेड लगती है लेकिन स्टेबल ऑर्बिट और बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम लिमिटेड हैं। रेडियो रेगुलेशंस के मुताबिक जो पहले वहाँ कॉन्स्टिलेशन डिप्लॉय करेगा वो स्पेस का परमानेंट लैंडलॉर्ड बन जाएगा। पेंटागन समझ रहा था कि उसने चाइना की हर स्ट्रैटेजी समझ ली है। फिर एक लॉन्च हुआ जिसने कोल्ड वॉर के 70 साल पुराने न्यूक्लियर रूल्स को ही बदल दिया। जुलाई 27, 2021 चाइना ने तायून सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट स्पेस में भेजा। वॉशिंगटन में इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने इसे एक रूटीन कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च समझा, लेकिन जब ऑर्बिटल ऑब्जेक्ट आउटर स्पेस में पहुंचा तो उसने फिजिक्स के उन कवानीन को बाईपास किया जिन पर वेस्टर्न न्यूक्लियर डिटेरेंस टिकी हुई थी। उस रॉकेट ने एक हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल यानी HGV रिलीज़ किया जो न्यूक्लियर पेलोड कैरी करने के काबिल था। वो व्हीकल हाइपरसोनिक स्पीड मैक 5+ पर अर्थ के लो ऑर्बिट में चला। उसने प्लैनेट का एक पूरा फ्रैक्शनल ऑर्बिट का चक्कर लगाया और फिर ऑर्बिट से डी ऑर्बिट होकर अपने टारगेट की तरफ मैक लेवल मैन्यूवरिंग से नीचे आया। इसे डिफेंस टर्मिनोलॉजी में कहते हैं FOBS, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। इस टेस्ट ने पेंटागन के टॉप मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के पांव तले ज़मीन कैसे निकाली।
अमेरिका का मल्टी बिलियन डॉलर अर्ली वार्निंग रेडार इकोसिस्टम, जिन्हें हम नोरैड कहते हैं, उनके तमाम हाई पावर्ड फेज अरे रेडार नॉर्थ पोल एक्टिव डायरेक्शन की तरफ देखते हैं, क्योंकि कोल्ड वार के दौरान सोवियत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBMs हमेशा नॉर्थ पोल के ऊपर से आने के लिए प्रोग्राम किए गए थे। चाइना ने ये फॉप टेस्ट साउथ पोल एंटार्कटिक के ऊपर से किया, एक ऐसी डायरेक्शन जहां अमेरिका के पास कोई मल्टी लेयर्ड अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम मौजूद ही नहीं है। अमेरिका उस वक्त कम्प्लीटली ब्लाइंड था। ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स एक प्रेडिक्टेबल पैराबोलिक आर्क फॉलो करते हैं, जिनकी इम्पैक्ट लोकेशन ट्रैकिंग कंप्यूटर्स पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्ब्स ग्लाइड व्हीकल लो ऑर्बिट में रहते हुए किसी भी वक्त डायरेक्शन बदल सकता है। टारगेट को हिट करने से सिर्फ 120 सेकंड पहले पता चलेगा कि न्यूक्लियर वॉरहेड कहां गिरने वाला है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कई एनालिस्ट ने इस टेस्ट को स्पुतनिक मूवमेंट 2.0 कहना शुरू कर दिया। US जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के फॉर्मर चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने इस टेस्ट के बाद पब्लिकली कहा था, What we witnessed in July 2021 is very close to a Sputnik movement for the United States। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये जंग सैटेलाइट पर ख़त्म हो जाती है, तो असल गेम अब शुरू होती है, क्योंकि हर सुपर पावर की नज़र अब मून पर है। सन त्सू ने अपनी मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वार में लिखा था, ऑलवेज ऑक्यूपाई द हाई ग्राउंड फर्स्ट एंड फोर्स द एनिमी टू फाइट अपहिल। अर्थ मून ऑर्बिटल डायनामिक में मून दुनिया का सबसे बड़ा और अनशेकेबल स्ट्रैटेजिक हाई ग्राउंड है, और मून पर सबसे कीमती रिसोर्स सोना, प्लैटिनम या रेयर अर्थ नहीं। मून के साउथ पोल पर शैकल्टन क्रेटर और डी गर्लैची क्रेटर जैसे इलाके हैं, जहां ट्रोपोग्राफी की वजह से सूरज की किरण पिछले 2 बिलियन सालों से नहीं गई। वहां डीप परमानेंटली शैडोड रीजन में बिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स वाटर आइस मौजूद है। इस वाटर आइस को इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए लिक्विड हाइड्रोजन, रॉकेट प्रोपैलेंट और लिक्विड ऑक्सीजन ब्रीथिंग गैस ऑक्सीडाइज़र में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। जो मुल्क लूनर साउथ पोल के वाटर रिच क्रेटर पर फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, वो मून को डीप स्पेस कॉलोनाइजेशन और इंटरप्लैनेटरी डिफेंस का ग्लोबल गैस स्टेशन बना लेगा। ज़मीन से फ्यूल स्पेस में ले जाना बेहद महंगा है। मून से फ्यूल लॉन्च करना 22 टाइम्स आसान और सस्ता है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम सप्लाई चेन डिप्ले, बजट कट्स और SLS रॉकेट डिज़ाइन फ्लॉस की वजह से लगातार डिले हो रहा है। इसके मुकाबले में चाइना का CNS से चेंज प्रोग्राम एक मिलिट्री प्रिसिशन से आगे बढ़ रहा है। चेंज 4 2019 मून के फॉर साइड डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंड करने वाला दुनिया का पहला ह्यूमन रोवर। चेंज 6 जून 2024 अर्थ की हिस्ट्री में पहली बार मून के फॉर साइड से सॉइल और रॉक सैंपल्स सक्सेसफुली ज़मीन पर लेकर वापस आया। ILRS इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन चाइना और रशिया 2030 तक लूनर साउथ पोल पर एक परमानेंट न्यूक्लियर पावर्ड इनहैबिटेड रिसर्च स्टेशन बिल्ड कर रहे हैं। जो मुल्क मून पर पहला परमानेंट फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा, वो सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि फ्यूचर मिलिट्री लॉजिस्टिक को भी कंट्रोल करेगा। नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने US कांग्रेस के सामने वार्निंग देते हुए कहा था, We are in a direct space race with China. We must watch out that they don't get to the South Pole under the guise of scientific research and then say, keep out. We are here. This is our sovereign territory. इंसानों ने हज़ारों साल ज़मीन की मिट्टी पर जंग लड़ी, फिर समुंदर की मौजों पर कब्ज़ा किया, फिर हवाओं के लहराओं को जीता। अब अगला और आखिरी फ्रंट ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर ऊपर एक खामोश फ्रीजिंग स्पेस में खुला है। चाइना ने पिछले 30 सालों में वेस्टर्न सुपर पावर्स की सबसे बड़ी गलती को पकड़ा। अमेरिका समझा कि उसकी 20th सेंचुरी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस हमेशा अनटच्ड रहेगी, जबकि बीजिंग ने क्वाइट इंजीनियरिंग 50 ईयर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी विजन और डुअल यूज सिविलियन मिलिट्री स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से हर गैप को एक एक करके फिल कर दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अगली स्पेस वार कौन जीतेगा। सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार हैं जहां आसमान का कंट्रोल किसी एक ऑटोरिटेरियन पावर के हाथ में हो। शायद अगला वर्ल्ड वॉर कभी टीवी पर लाइव ना आए, शायद उसकी पहली कैजुअलिटी कोई शहर नहीं बल्कि एक सैटेलाइट हो। कल की जंग जब शुरू होगी तो ज़मीन पर शायद कोई पहला धमाका ना हो, कोई सायरन नहीं बजेगा,
सबसे पहले शायद आसमान में तारे बुझने लगेंगे, आपके फ़ोन्स ब्लैकआउट हो जाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट फ्रीज़ हो जाएंगी, पावर ग्रिड्स खामोश हो जाएंगे, और जब तक ज़मीन पर रहने वाले लोग नीचे से ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, तब तक स्पेस का इख्तियार हमेशा के लिए बदल चुका होगा।